हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसको हम शॉर्ट में फेमा बोलते हैं, फेमा 1999। एंड वन ऑफ द मोस्ट 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 खतरनाक एक्ट। इससे मैं बहुत डरता था अपने टाइम पे। स्टूडेंट लाइफ में तो मैं इसको छोड़ गया, क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैं CS एग्जेक्टिव में था तो ये सिर्फ 5 चैप्टर बहुत बड़ा था और पेपर में सिर्फ 5 नंबर का आता था। अब तो उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज हो गई CS एग्जीक्यूटिव में, लेकिन पहले खाली 5 नंबर का आता था और वो भी कभी आता था कभी नहीं आता था। तो मैं बहुत डरता था इस चैप्टर से, तो मैं तो इसको छोड़ ही चला गया था। लेकिन जब टीचिंग में घुसे, पढ़ाने शुरू करा, तो पढ़ते पढ़ते इसके ऊपर बहुत एनालिसिस करा, रिसर्च करी। और नाउ आई कैन बेट आप लोगों को मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ये प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली काम करा है, मेरी अपनी CS फर्म है, तो हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं। इंडिया के अंदर बाहर से कैसे होता है पूरा काम मैं भी बताऊंगा इसके ऊपर। अगर मैं आपसे बात करूं फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। अब व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज ओवर हियर। वैसे फॉरेन एक्सचेंज की इस एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है, मैं डिटेल में उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में सिंपल रखने के लिए समझ लो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, ये सब क्या है फॉरेन एक्सचेंज। ये सब क्या है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, फॉरेन एक्सचेंज। ऑल्दो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज की कंप्लीट डेफिनेशन है, वो बहुत वाइडर है, उसमें खाली फॉरेन करेंसी उसका एक पार्ट है, उसमें और भी बड़ी सारी चीजें आती हैं। लेकिन अभी के लिए सिंपल रखने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। तो ये एक्ट फॉरेन करेंसी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। अगर मैं आपसे एक बात करूं तो फेमा का नेचर क्या है, तो अगर मैं तुमसे एक बात करूं तो फेमा इज एन एडिशनल लॉ। फेमा इज एन एडिशनल लॉ। अब मैं व्हाट इज एडिशनल लॉ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये अपने आप में एक सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, कि मतलब एक कंप्लीट लॉ नहीं है, कि मतलब इन द सेंस कि यही लगेगा इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। फेमा इज एन एडिशनल लॉ। फेमा क्या है, एडिशनल लॉ। अब इसका एडिशनल लॉ मैं क्यों बोल रहा हूं मैं अभी समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लेकर बात करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक्सटर्नल ट्रेड कर रही है। एक्सटर्नल ट्रेड समझ आता है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट में क्या है, इसका मतलब हम बाहर से गुड्स इंडिया में मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हम इंडिया से गुड्स बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेदर गुड्स सर्विसेज, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, फॉरेन करेंसी में आएगा। और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा हमें उनको, क्योंकि पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। सपोज अगर मैं यूएसए से माल मंगवा रहा हूं तो इंडिया से पैसा यूएस से फॉरेन करेंसी में जाएगा। और अगर मैं बाहर से माल इंडिया में मंगा रहा हूं तो उस केस, अगर इंडिया से मैं माल बाहर भेज रहा हूं तो बाहर से पैसा इंडिया में फॉरेन करेंसी में आएगा। और अगर मैं बाहर से माल इंडिया मंगा रहा हूं तो इंडिया से पैसा फॉरेन करेंसी में बाहर जाएगा। तो अगर मान लो कि एक्स लिमिटेड यूएसए को एक्सपोर्ट करती है, मान लो अगर एक्स लिमिटेड यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट करती है, ये एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है और ये एक यूएसए में कंपनी है वाई लिमिटेड, मान लो ये उसको गुड्स एक्सपोर्ट करती है। तो अगर ये एक्सपोर्ट कर रही है तो वहां से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा मतलब बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी। क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। और फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया के अंदर, तो इंडिया में आपने सुना होगा कभी एक कंसेप्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितना पैसा बाहर से इंडिया में आएगा उसका इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। पढ़ा होगा ना इको में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। जितना पैसा आता रहता है उसके बेस पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते चले जाएंगे इंडिया के। फॉरेन जितना, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। और जितने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे उतनी इंडियन मार्केट की गुडविल ज्यादा बढ़ेगी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको पता होगा फेमा नाम से क्लियर है 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999। ये इंडिया में आफ्टर लिबरलाइजेशन आया 1991 के अंदर, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये उसके बहुत बाद में आया इंडिया के अंदर। और ऐसा नहीं कि इससे पहले इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोई लॉ नहीं थे, अभी बताऊंगा क्या थे। लेकिन ये 1999 में आया, तो ये बहुत लिबरलाइजेशन पे फोकस करता है ये लॉ। तो बाहर से जब पैसा इंडिया के अंदर आएगा, ये इंडिया से जब पैसा बाहर जाएगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो किस तरीके से आएगा, किस रूट से आएगा, उसको मैनेज करने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं इस एक्ट में।
उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पैसे को मैनेज करने के लिए प्रोविजन दिए गए इस एक्ट में। ये नहीं ना आप कितना पैसा मंगाओगे उसके लिए लिमिट है, इंडिविजुअल कितना मंगाएगा, किस किस केस में कितना मंगाएगा, किस कंट्री से मंगवा सकते हो, किस कंट्री से नहीं मंगवा सकते, ये सारे चीजों के बारे में बात होगी आगे। तो फॉरेन एक्सचेंज जितना बढ़ेगा इंडिया में, तो उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जितना इंडिया में आएगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में जितनी आएगी, क्योंकि जितना हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना बाहर से फॉरेन करेंसी में पैसा ज्यादा आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, अगर इंडियन कंपनी बाहर माल भेजेगी तो बाहर वाली कंट्री की जो कंपनी है, यूएसए की या अमेरिका की या यूके की, लंदन की, जहां की भी है, यूरोपियन कंपनीज हैं, वो सब पैसा इंडिया भेजेंगी। जितना पैसा इंडिया भेजेंगी वो क्या भेज रही है, फॉरेन करेंसी में भेजेंगी, और फॉरेन करेंसी भेजेंगी तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और उसको हम कहते हैं कि जिस कंट्री का जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होता है, हम कहते हैं उतना वो कंट्री ग्रो कर रही है, उतना वो कंट्री ग्रो कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, इसका मतलब बाहर की कंट्रीज आप पे ट्रस्ट कर रही है, तभी तो वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, आपकी कंट्री का माल खरीद रही है, आपकी कंट्री का माल खरीद रही है। हो सकता है वो आपकी कंट्री के अंदर पैसा लगाएं शेयर्स में, डिवेंचर्स में, अगर शेयर डिवेंचर में पैसा लगाएंगी तो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी बाहर से पैसा आ रहा है। तो ऐसा जितना भी होगा ट्रस्ट इशू बढ़ रहा है, जिसमें ट्रस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना क्या होगा, इंडिया में अगर बाहर वाली कंपनियां आएंगी, तो कंपनियां अगर सेटअप होंगी तो इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज चाइना में मूव कर जाती हैं, आपको पता होगा एप्पल भी चाइना के अंदर उनका एक प्लांट है जहां से वो पूरा पूरा ऑपरेट होता है, और वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी बनाएंगे। तो जितना ये चीजें आती हैं इंडिया के अंदर, जितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसकी वजह से, जितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा उतनी इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की गुडविल बढ़ेगी, और बाहर की कंट्रीज को, लोगों पे इंडिया पे ट्रस्ट होगा कि यार इतनी सारी कंट्रीज अगर इंडिया में पैसा लगा रही हैं तो इसका लोग कुछ सोच समझ के लगा रही होंगी, इंडिया के अंदर कुछ खासियत होगी, इंडिया एक अच्छी कंट्री है। देन उसके बाद और पैसा आएगा गुडविल बढ़ने की वजह से, और जितने ज्यादा पैसा इंडिया में आएगा उतने ज्यादा पैसा अगर इंडिया की इंडस्ट्री में लगेगा तो उतना इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकमात्र फैक्टर है हमारे इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, बड़े सारे फैक्टर है। एग्जांपल जीडीपी एक फैक्टर है, जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम एक फैक्टर है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो सेम ऐसे ही एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक फैक्टर है कि जितना ज्यादा ये बढ़ रहा है, तो बड़े सारे फैक्टर है जिसके बेस पे पता लगता है कि एक कंट्री ग्रो कर रही है या डूब रही है। तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, ये भी एक फैक्टर है, इससे पता लगे जितने ज्यादा इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जितने ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में उतनी ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी उतना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी। इसलिए इंडिया ज्यादा फोकस कर रहा है कि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से माल मंगवाएंगे, तो हमारे को फॉरेन करेंसी में पेमेंट उन्हें देनी पड़ेगी, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा। लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज के अंदर और वहां से पैसा आएगा, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, और जितने ज्यादा बढ़ेगा उतना इंडिया की गुडविल ज्यादा बढ़ेगी। तो हम लोगों को इसलिए कहा जा रहा है मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आप इंडिया में ही बनाओ, और आप इंडिया से बनाकर बाहर भेजो। सरकार ये चाहती है कि आप इंडिया से बनाकर बाहर भेजो, आप बाहर की कंट्री पर डिपेंड मत हो, आप बाहर की कंट्री पर डिपेंड होकर वहां से माल मत मंगाओ, आप इंडिया में ज्यादा बनाओ और इंडिया से बाहर भेजो। अच्छा तुम एक चीज देखो, तुम्हें नहीं लगता कि जो चाइना से इतना इतना माल आता है इंडिया के अंदर, और हमारी सरकार बार बार बोलती है मेक इन इंडिया कंसेप्ट फॉलो करो, चाइना से जितना माल आएगा इसका मतलब प्रोडक्शन वहां होगी, मैन्युफैक्चरिंग वहां होगी, तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, रोजगार उधर के लोगों को मिल रहा है, इधर के लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा जब इधर प्रोडक्शन होगी नहीं इंडिया में और सारा माल बाहर से आएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर बाहर से माल आएगा तो इंडिया में सिर्फ रिटेलर लोग रह जाएंगे, मैन्युफैक्चरर तो बचेंगे ही नहीं। अच्छा रिटेलर क्या होगा, एक बंदा ही बहुत सारा हैवी स्टॉक बेच देगा, वो लोगों को रोजगार तो दे नहीं पाएगा। रिटेलर अपने साथ 2-3 रिटेलर और रख लेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर वही बंदा इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेगा, वो 10-20 लोगों को रोजगार देगा। इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप बाहर से इंपोर्ट करने से अच्छा है इंडिया में ज्यादा माल बनाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करो, ताकि इंडिया की इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिले, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे। आप रिटेलर मत बनो, आप इंडिया के मैन्युफैक्चरर बनो, और मेक इन इंडिया कंसेप्ट करके इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो, और बाहर एक्सपोर्ट करो ताकि इंडिया में एक तो लोगों को रोजगार भी मिले, ताकि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़े। अब मैंने क्या बोला कि फेमा इज एन एडिशनल लॉ नॉट मेन लॉ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन, जैसे एग्जांपल लेकर बात करते हैं कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, ये एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, और मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, ये पर्सन यूएसए का है और ये इस इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर्स वगैरह परचेज करना चाहता है, शेयर्स परचेज करना चाहता है। अच्छा ये इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करेगा, इंडियन कंपनी अगर इसको शेयर्स इशू करेगी
बेसिकली आपको पता होगा जब इंडियन कंपनी बाहर शेयर इशू करती है तो उसे हम एडीआर जीडीआर का कंसेप्ट बोलते हैं, सुना होगा ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी ग्लोबल डिपॉजिटरी, एडीआर जीडीआर। तो अगर इंडियन कंपनी बाहर शेयर इशू करेगी थ्रू द फॉर्म ऑफ एडीआर जीडीआर, शेयर्स अगर बाहर जाएंगे तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, राइट, इंडिया में पैसा आएगा। इसका मतलब अगर इंडिया में मनी आएगी तो इसका मतलब इंडिया में जब पैसा आएगा बाहर से यूएसए से, वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आएगा, और फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आएगा, इसका मतलब इंडिया में क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। अच्छा, जब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो बाहर किसे पैसा आ रहा है, तो फेमा तो लगेगा, फेमा तो लगेगा। लेकिन क्या खाली फेमा लगेगा या कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं तो अल्टीमेटली कंपनी लॉ भी लगेगा? तो अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी लॉ तो लगेगा लगेगा, साथ में क्योंकि पैसा अगर बाहर से आ रहा है, इंटरनेशनल एंगल आ गया, तो फेमा जरूर लगेगा, फेमा जरूर लगेगा। मतलब इंटरनेशनल एंगल आना जरूरी है, इंटरनेशनल एंगल आना जरूरी है, और इंटरनेशनल एंगल जैसे ही आ जाएगा फेमा लगेगा। इसका लगा सपोज इंडियन कंपनी इंडिया में ही शेयर इशू करती तो क्या फेमा लगता? नहीं लगता। इंडियन कंपनी इंडिया में ही इंडिया के लोगों को शेयर इशू करती तो फेमा नहीं लगता। लेकिन इंडियन कंपनी यूएसए के लोगों को शेयर इशू कर रही है तो इंटरनेशनल एंगल आ गया, तो इसका मतलब यहां से वहां शेयर इशू कर रही है तो वहां से पैसा इंडिया में आएगा, तो कंपनी लॉ तो लगेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉ लगना बंद हो जाएगा फेमा लगेगा, कंपनी लॉ तो मेन लॉ है, शेयर इशू करेंगे वो तो लगेगा। फेमा एडिशन में लगेगा क्योंकि पैसा किस में आ रहा है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब फेमा इज एन एडिशनल लॉ, फेमा इज एन एडिशनल लॉ। तो सपोज अगर इंडिया के किसी बंदे ने अपने, एक और एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, इंडिया के किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर के बंदे को बेची है, यूएसए के बंदे को बेची है, तो इंडिया मान लो इमल प्रॉपर्टी लैंड बेची है, तो अगर इंडिया के किसी बंदे ने अपनी लैंड किसी बाहर के बंदे को बेची है तो इंडिया में प्रॉपर्टी बेचने के लिए, लैंड बेचने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, वो तो लगेगा लगेगा। साथ में क्योंकि पेमेंट इंटरनेशनल करेंसी से आ रही है, बाहर की करेंसी से आ रही है, तो फेमा भी लगेगा। तो इसका मतलब फेमा इज एन एडिशनल लॉ, फेमा क्या है, एडिशनल लॉ है। ये बात समझ आती है? अच्छा, एक चीज समझ आती है, फेमा एडिशनल लॉ है, और एक चीज समझ आती है, इंटरनेशनल एंगल जब आएगा, एक पार्टी इंटरनेशनल एंगल होनी चाहिए और एक पार्टी इंडियन होनी चाहिए, तभी फेमा लगेगा। जैसे एग्जांपल, इंडिया ने कोई चीज इंपोर्ट करी, बाहर से चीज आ रही है इंडिया में, और अब इंडिया वाले पेमेंट दे रहे हैं उनको, तो इसका मतलब अभी भी फेमा लगेगा, क्योंकि एक पार्टी बाहर की हो गई, एक पार्टी इंडिया की हो गई, अब हमारे को फॉरेन करेंसी पेमेंट देनी पड़ेगी। या केस टू, हमें देनी पड़ेगी, इंपोर्ट के केस में तो हमें देनी पड़ेगी। केस टू, हमने इंडिया से एक्सपोर्ट करा है बाहर, और अब बाहर से पेमेंट इंडिया में आ रही है, क्या अब फेमा लगेगा? यस, अब भी लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एंगल आ गया, एक पार्टी बाहर की, एक पार्टी इंडिया की है। मतलब हम इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, अगर एक पार्टी बाहर की, एक पार्टी इंडिया की, तो फेमा लगेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी इंडियन है तो क्या फेमा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर दोनों पार्टी बाहर की हैं तो क्या इंडिया का लॉ लगेगा? फेमा नहीं लगेगा। हमें क्या लेन देन है? यूएसए के बंदे ने यूएस की कंपनी के शेयर खरीदे, उससे हमें क्या लेन देन है? खरीदे तो खरीदे, क्या अब फेमा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब इंटरनेशनल एंगल आना जरूरी है, इंटरनेशनल एंगल आना जरूरी है इंडियन कंट्री के साथ। एक तरफ इंडियन कंट्री हो, इंडियन कंट्री का कोई लिंक हो, कनेक्शन हो, और दूसरी, क्योंकि ये फेमा इंडिया का लॉ है, और ये कब लगता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे लगता है। भले आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, तो अगर इंडियन कंट्री की कोई भी एंटिटी का, अगर या पर्सन का बाहर के लोगों से ट्रांजैक्शन हो रही है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट या वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट, तो फेमा लगेगा। लेकिन अगर बाहर के लोगों की आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, फेमा नहीं लगेगा। इंडिया इंडिया में आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी फेमा नहीं लगेगा। इंटरनेशनल एंगल आना जरूरी है। तो ये फेमा समझ आ गया, और मैंने क्या समझाया? फेमा इज एन एडिशनल लॉ, फेमा इज एन क्या है? एडिशनल लॉ। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। हमारे इंडिया में ना अब तो क्या है? फेमा है। अब इंडिया में क्या चल रहा है? फेमा, इधर लिख रहा हूं मैं फेमा। पहले इंडिया में चलता था फेरा। फर्क समझना क्या है? ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। (1999), और ये क्या है? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। अब ये जो फेमा है, फेरा, फेरा जो अब फेमा इंडिया में 99, इससे पहले फेरा था, और इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के इंडिया में पहले से भी लॉ थे। और एक था फेरा 1973, एक उससे पहले था फेरा 1947।
मतलब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होती थी उसमें बहुत सारे फ्रॉड होते थे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक लॉ फेमा से पहले भी बनाया गया था, वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। और इससे पहले भी था फेरा, एक इससे पहले भी था, वो कौन सा था देखो, फेरा, ये तो है 1973, इससे पहले कौन सा था, फेरा 1947। 1947 बेसिकली जब इंडिया में आजादी हुई, आपको पता 1947 में, देन इंडिया में फॉरेन लॉ के लिए सोचा गया, तो पहले फेरा आया था 1947 में, देन उसके बाद फेरा को ही रिप्लेस करके 1947 को, उसमें कुछ कमियां थी उसको दूर करके फेरा 1973 लेके आए, देन इसमें भी कुछ कमियां थी, इसको दूर कर क्या लेके आए, फेमा 1999। और ये तो जब आया ना, ये फेमा जो 1999 आया, तो तुम्हें दिख ही रहा है ये कितनी बाद में आया है। और ये बेसिकली जो लॉ लाया गया, ये लाया गया फॉरेन एक्सचेंज को, ये वाला जो लॉ लाया गया फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए लाया गया, और ये आफ्टर लिबरलाइजेशन लाया गया। दोनों के ऑब्जेक्टिव में फर्क बताता हूं। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। और इस एक्ट का फॉरेन मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव, इसका क्या है, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये जो एक्ट फोकस कर रहा है, ये कंजर्व करने पे, कि फॉरेन करेंसी को कंजर्व करके रखो, संभाल के रखो। और ये एक्ट जो फोकस करता है, किस पे करता था, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करके रखो। क्या करके रखो, मैनेज करके रखो। अब जरा फर्क समझो दोनों में क्या है, कंजर्व और मैनेजमेंट में। बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो एक्ट है ना, ये था टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। इसका, इस एक्ट का जो मेन फोकस था वो था कंट्रोल पे। ये फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता था, क्या करता था, कर दिखा ना, रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेट करना मींस कंट्रोल करना। ये वाला फॉरेन करेंसीज को क्या करता था, कंट्रोल करता था। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट में फर्क समझो। तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं। तुम किसी फैक्ट्री के मैनेजर हो, मान लो तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुम ऑनर हो, मैनेजर नहीं, तुम ऑनर हो। तुम एक फैक्ट्री के ऑनर हो, तुम्हारी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज काम करते हैं, और तुम उस एम्प्लॉइज को ये बोल रहे हो कि तुम इस फैक्ट्री में जो भी काम करोगे मेरे से बिना पूछे नहीं करोगे, जो भी काम करोगे मेरे से पूछ के करोगे, मेरे से बिना पूछे नहीं करोगे, हर बार मेरे को हर चीज की रिपोर्टिंग करोगे। इसका मतलब आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उस पर डंडा डाल रहे हो, कि जो भी काम, उनको डंडा कर रहे हो ना, आप उनके ऊपर सर पे डंडा डाल रहे हो, कि एक, कि भाई तो जो भी काम करेगा, डंडा समझ आता है ना, मतलब कि उसको आप एक फोर्स कर रहे हो कि तो जो भी काम करेगा मेरे कहने पे करेगा, जो भी काम करेगा मेरे कहने पे करेगा, मेरी परमिशन से करेगा, मेरी परमिशन के बिना नहीं करेगा। इसका मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हो। एक नॉर्मल पहले एग्जांपल समझा रहा हूं। केस 2, आप उस एम्प्लॉय को बोलते हो भाई तेरे को जो काम करना है ना अपने तरीके से कर ले, तेरे को जो अच्छा लगे, कहीं मेरे से परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लियो। इसका मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उसकी खाली मैनेजमेंट देख रहे हो, कि कुछ गलती हो जाए तो मेरे को बता दियो, अगर तेरे को लग रहा है जैसे संभल नहीं रहा चीज, तेरे से काम नहीं हो रहा ढंग से, तो मेरे को बता दियो, मैं मैनेज करूंगा, मैं हैंडल करूंगा, मैं तेरे को समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन तू, तेरे को जैसे सही लगे तो अपने आप कर। दैट इज मैनेजमेंट। और इधर क्या काम था हमारा, कंट्रोल करने का, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि तू जो करेगा मेरे कहने पे करेगा, मेरे बिना पूछे नहीं करेगा। अब जब ये पहले वाला जो एक्ट था फेरा, ये जो था ना, ये स्ट्रिक्ट लॉ था, स्ट्रिक्ट लॉ था, और इसका काम क्या था, ये कंट्रोल करके रखता था फॉरेन करेंसी को, कंजर्व करके रखता था। मतलब क्या, एक बार अगर बाहर से इंडिया पैसा आ गया तो हम ट्राई करते थे क्या, कि इंडिया से पैसा बाहर ना जाए, हम इसको संभाल के रखें। अच्छा, अगर इंडिया से पैसा बाहर ना जाए, हम इसको संभाल के रखें, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्ट फोकस करता था कि हम इंपोर्ट ना करें, कि हम इंपोर्ट ना करें। ये एक्ट फोकस क्या करता था, कि हम इंपोर्ट करें ही ना। मतलब बेसिक ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट करना अलाउड नहीं था करना, मतलब इस एक्ट का एक मेन फोकस होता था कि हम इंपोर्ट कम से कम करें, बहुत ना के बराबर करें। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे वो, ऐसा क्यों चाह रहे थे वो, ताकि अगर इंपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे उतना इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज निकाल कर देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी निकाल कर देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी जाएगी तो उतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसा करते थे। मगर एक परेशानी क्या है, कि अगर तुम इंपोर्ट कम करोगे, तुम लोग इंपोर्ट कम करोगे, तो तुम्हें लगता है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो तुमसे इंपोर्ट करेंगी। देखो, मैं यूएसए से माल मंगा रहा हूं, मेरे लिए इंपोर्ट है, मैं यूएसए को माल भेज रहा हूं, वो यूएसए के लिए, मैं यूएसए को माल भेज रहा हूं, मेरे लिए एक्सपोर्ट है। लेकिन जो मेरे लिए इंपोर्ट है वो बाहर वाली कंट्री के लिए एक्सपोर्ट है, और जो मेरे लिए एक्सपोर्ट है वो बाहर वाली कंट्री के लिए इंपोर्ट है। ये बात तो समझ आती है ना। एक पहले इसको समझो, क्योंकि बच्चा इधर ही कंफ्यूज हो जाता है। जैसे
इंडियन कंपनी ने यूएसए की किसी कंपनी से गुड्स मंगाए, तो हम इंडिया में क्या बोलेंगे? हमने इंपोर्ट करा है, हमने माल मंगवाया है। लेकिन यूएसए वाले क्या बोलेंगे? हमने एक्सपोर्ट करा है, यूएसए वालों ने माल भेजा है, हमने मंगाया, यूएसए वालों ने भेजा, तो यूएसए वालों ने एक्सपोर्ट करा है, इंडिया वालों ने इंपोर्ट करा है। अब उल्टा, अगर इंडिया से गुड्स बाहर जा रहे हैं, इंडिया से गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि हमने एक्सपोर्ट करा है। लेकिन बाहर वाले क्या बोलेंगे? हमने क्या करा है? इंपोर्ट करा है। ये बात समझ आती ना? हमने भेजा, उन्होंने मंगाया, दैट इज इंपोर्ट। भेजना एक्सपोर्ट, उधर मंगाना इंपोर्ट। तो जब हम भेज रहे हैं तो वो मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर से एक्सपोर्ट उधर से इंपोर्ट। वो भेज रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम मंगा रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर का एक्सपोर्ट उधर का इंपोर्ट, उधर का एक्सपोर्ट इधर का इंपोर्ट। अब एक चीज समझो, ये एक्ट फोकस क्या करता था? फेरा क्या फोकस करता था? कि हम फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को संभाल कर रखें, कंजर्व करके रखें, अपने पास ही संभाल के रखें। अच्छा, इसका मतलब हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? कि हम इंपोर्ट करें ही ना के बराबर करें। उससे क्या होगा? अगर इंपोर्ट करेंगे नहीं तो हमें पेमेंट बाहर करेंसी में देनी नहीं पड़ेगी, और देनी नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है हमारा फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व रहेगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम बाहर वालों से माल मंगाना बंद कर दोगे तो क्या तुमसे बाहर वाले मंगवाएंगे? वो भी ईगो प्रॉब्लम है ना, वो भी तुमसे नहीं मंगाएंगे। तो ऑटोमेटिक जब तुमसे वो नहीं मंगाएंगे तो इंडिया का रिजर्व बढ़ेगा कैसे? अगर वो मंगाएंगे नहीं तो तुम एक्सपोर्ट कैसे करोगे? एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर से पेमेंट आएगी कैसे? क्योंकि अगर तुमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो बाहर वाले भी इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तुम्हारे से, और अगर तुमने इंपोर्ट करना बंद करा इसका मतलब बाहर वाले एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तुम्हारे को। और अगर बाहर वालों ने इंपोर्ट बंद कर दिया तो तुम उन्हें एक्सपोर्ट कैसे करोगे? और तुम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा कैसे इंडिया का? क्योंकि बाहर से पैसा आएगा नहीं। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे फेमा का एक प्रमोशन क्या है? ये फेमा तो क्लियर कट बोलता है कि हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है हम इंपोर्ट पे भी फोकस करेंगे और एक्सपोर्ट पे भी फोकस करेंगे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे फोकस करेंगे। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, क्योंकि यहां से पैसा बाहर जाएगा। तो मगर आज के टाइम दोनों पे फोकस कर रहे हैं। अब हम पैसे सिर्फ ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे, फॉरेन करेंसी कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, रूट देखेंगे कि पैसा इलीगल तो नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम दोनों पे फोकस करेंगे। अब हमारा फोकस कंजर्व करने पे नहीं है, मैनेज करने पे है। किस पे है? मैनेज करने पे। अब हमारा फोकस कंजर्व करने पे नहीं है पहले की तरह। वो अलग बात है कि आज भी इंडियन सरकार ये कहती है कि आप इंपोर्ट पे थोड़ा सा कम जोर लगाओ, एक्सपोर्ट पे ज्यादा जोर लगाओ। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि इंपोर्ट करना खत्म कर दो। आप करो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का बैलेंस मैनेज करो। इंडिया में क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट बहुत नामात्र होता है। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट कम हो जाए। सरकार ये नहीं चाहती इंपोर्ट खत्म ही हो जाए, कि हम लोग इंपोर्ट करना ही बंद कर दें। इंपोर्ट हम करें क्योंकि दोनों चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, लेकिन इतना ना करें कि उन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। हम दोनों चीजों का बैलेंस लेकर चलें। तो इंडियन आज की डेट में जो फेमा लॉ है वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की बात कर रहा है, कंजर्व करने की बात नहीं कर रहा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्ट था फेरा जो था वो क्रिमिनल लॉ था, फेमा जो है वो सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ समझ आता है, बहुत स्ट्रिंजेंट था। इधर बहुत तगड़ी तगड़ी जेल होती थी, सीधा जेल होती थी। अब तुम समझना, तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कितना बढ़िया है। एक ना क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है, तुम्हें एक फर्क समझाता हूं। इस वाले एक्ट में ना, फेमा में ना एक बॉडी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक बॉडी है। उस बॉडी का नाम है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ये एक बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है जरा समझना। अगर हमारे को लगता है कि किसी भी बंदे ने फेमा के रूल्स को, फेमा के प्रोविजंस को वायलेट करा है, क्या करा है? वायलेट करा, तोड़ा है, ब्रीच करा है, तो उस केस में ईडी उस बंदे के ऊपर एक्शन लेती है। ईडी उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी करती है। ईडी उस बंदे क्या करती है? इंक्वायरी करती है, एंड उसके ऊपर क्या लेती है? एक्शन लेती है। ईडी उस बंदे पे क्या करती है? इंक्वायरी करके एक्शन लेती है। अब मगर एक समझने वाली चीज क्या है, मान लो ईडी ने मिस्टर ए के ऊपर एक्शन लिया, हमें खबर आई कि भाई ए ने फेमा के रूल्स को तोड़ा है, मतलब इसने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी और फेमा के रूल्स को फॉलो नहीं करा।
तो ईडी क्या करेगी, उसके ऊपर एक्शन लेगी, ईडी उसके ऊपर एक्शन लेगी। और एक चीज समझने वाली क्या है, ईडी ही प्रूव करेगी। अगर ईडी को डाउट हुआ है ना, तो इस बंदे को प्रूव नहीं करना कि ये गलत है या गिल्टी है। ईडी को लग रहा है ये बंदा गिल्टी है, ये बंदा गलत है, तो ईडी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये बंदा क्यों गलत है। इसका मतलब यहां पे ऑनस ऑफ बर्डन, इसको कह सकते हैं यहां पे ऑनस ऑफ प्रूफ, ऑनस ऑफ प्रूफ। ऑनस का मतलब क्या होता है, बर्डन। इस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ईडी के ऊपर। मतलब अगर ईडी को डाउट है कि किसी बंदे ने फेमा के वायलेशन करी है, तो भाई वो बंदा प्रूव नहीं करेगा उसने करी है नहीं करी, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तुम सबूत दो कि इसने कैसे वायलेशन करी है। अगर तुम उसको गिल्टी प्रूव कर पाते हो, तुम्हारे पास सबूत है, तो तुम उसको पकड़ के अंदर कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये तो आपका कंसेप्ट है। फेरा के अंदर क्या होता था कि अगर किसी बंदे ने कुछ गलत करा है, तो सीधा उस बंदे को गिल्टी मान लेते थे। मान लो अगर मिस्टर ए ने गलत करा है और उसके ऊपर एक्शन लिया गया, तो उस केस में ईडी प्रूव नहीं करेगा कि ये गलत है, नहीं, ए को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जेन्युइन हूं। इसका मतलब देखो कितना उल्टा है। वो क्रिमिनल लॉ था ना, वहां पे अगर हमारे को किसी बंदे पे डाउट हुआ और हमने उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, तो हम मान ही लेते थे कि तू क्रिमिनल है। अब वो प्रूव करे कि वो जेन्युइन है या नहीं। लेकिन यहां पे हम फ्रॉम द फर्स्ट इंसान सामने वाले बंदे को गिल्टी नहीं मानते। हम पहले क्या करते हैं, अगर हमारे को डाउट और ईडी ने इंक्वायरी स्टार्ट करी है, तो ईडी प्रूव करेगा यहां पे कि भाई इस बार ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं। अगर वो प्रूव कर देता है कि हाँ भाई ये बंदा गिल्टी है, क्रिमिनल है, तो इसको उठाकर अंदर करा जाएगा। अगर ईडी प्रूव नहीं कर पाया, तो उसको उठाकर अंदर नहीं किया जाएगा और इंक्वायरी रोक दी जाएगी। लेकिन फेरा के अंदर क्या होता था कि अगर किसी बंदे पे डाउट है, तो हम मान ही लेते थे कि ये बंदा गिल्टी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं। इसका मतलब वहां पे ईडी प्रूव नहीं करता था, वहां पे वो बंदा प्रूव करता था जिसके ऊपर एक्शन लिया गया, कि वो बताता था कि मैं जेन्युइन हूं या नहीं। लेकिन यहां पे वो बंदा निश्चिंत था, उसे प्रूव नहीं करना, ईडी को प्रूव करना है कि ये बंदा गिल्टी है या नहीं। फर्क समझ आ रहा है कितना बड़ा है। अब एक चीज समझो ना, मैं सामने वाले बंदे को कह रहा हूं तो चोर है। एक तरीका तो ये, जब मैं उसे कह रहा हूं तो चोर है, मैं तेरे को उठाकर अंदर कर रहा हूं, मैं तेरे को जेल में लेके जा रहा हूं, कितना हार्श लॉ है। अगर तेरे में दम है तो तू अपने आप को प्रूव कर दे कि तू जेन्युइन है, कितना हार्श हो गया। दूसरा तरीका, मैं सामने वाले को बोलता हूं तू चोर है, सामने वाला कहता ठीक है प्रूव कर दे मैं चोर हूं। अगर तू प्रूव कर देगा मैं चोर हूं, तो मैं अंदर हो जाऊंगा तेरे साथ, मेरे को अंदर कर दिया जेल में। अगर तू प्रूव नहीं कर पाएगा तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब कितना फर्क आ गया फेरा और फेमा में। फेरा तो सीधा क्या बोलता था, तू चोर है और जेल में चल, वहां पे प्रूव करियो कि तू जेन्युइन है या नहीं। मतलब हम पहले से क्रिमिनल मान रहे हैं, वो बंदे को प्रूव करना पड़ेगा जेन्युइन है या नहीं। लेकिन फेमा क्या कहता है, अगर उसको कोई डाउट है कि सामने वाला बंदा चोर है, तो सामने वाले बंदे को प्रूव नहीं करना कि वो चोर है या नहीं, तुम प्रूव करो कि वो चोर कैसे है। अगर तुम्हें डाउट हुआ है तो तुम प्रूव कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो उसको अंदर मत करना। फर्क समझ आ गया। तो इसका मतलब यहां पे हम, ये क्रिमिनल लॉ है और ये स्ट्रिक्ट इन नेचर था। ये क्या था, फेरा क्रिमिनल लॉ है, वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर। यहां पे जेल भी होती थी, यहां पे जेल भी होती थी। लेकिन सिविल लॉ जो है वो क्रिमिनल लॉ है और ये स्ट्रिंजेंट नहीं है, ये थोड़ा सा लीनियंट है। मतलब एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है, ईडी जो है ना, ईडी एक बहुत खतरनाक बॉडी है। सीबीआई छापा मारने जाती है ना, तो ईडी एक ऐसी बॉडी है, याद रखना, जिसकी अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलती। जैसे तुम्हारे को किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तुम लोग क्या करते, रिश्वत देके जुगाड़ लगाकर, नेता की अप्रोच लगाकर बच जाते हो। अगर ईडी ने रेड मार दी ना, और ईडी ने छापा मार दिया, और ईडी ने नोटिस भेज दिया किसी बंदे को कि तुमने फॉरेन एक्सचेंज की वायलेशन करी है, 2 रात तक उस बंदे को नींद नहीं आएगी कि ईडी का नोटिस मेरे पास आ कैसे गया। इतनी स्ट्रिक्ट बॉडी है ईडी, एक्शन बहुत तगड़ा लेती है। ईडी क्या क्या कर सकती है अभी आगे पढ़ेंगे हम जाकर। लेकिन ईडी जो एक्शन लेती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ईडी जो एक्शन लेती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ईडी से बचना बड़ा खतरनाक है, ये बात समझ आती है। तो थोड़ा सा मैंने आपको रीजन बताया कि इंडिया में फेरा को हटा के फेमा क्यों लाए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसको हटाकर उसका मेन एम कंट्रोल करना था। हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लिबरलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में जमाना बदल गया है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो गई, तो हम लोग मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कंट्रोल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमने उसको सिविल लॉ से, क्रिमिनल लॉ से सिविल लॉ के नेचर में लिया है, हमने इसकी स्ट्रिंजेंसी खत्म कर दी, थोड़ा सा इसको लॉ को लीनियंट कर दिया। अब एक चीज, अभी तो इसकी और भी चीजें मैं फेरा फेमा में और भी कंपैरिजन बताऊंगा अभी आगे जाकर, एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। अब अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, तो इसके अंदर, फेमा के अंदर, अगर मैं अब तुम्हारे को फेमा का एक चीज बताऊं, तो फेमा के अंदर टोटल में खाली 49 सेक्शंस हैं। बच्चा बोलता है सर इतना छोटा लॉ, बेटा है तो छोटा, लेकिन एक चीज है, फेमा में सेक्शंस बहुत कम है, लेकिन फेमा जो मेनली चलता है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है। किस पे चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। फेमा में सेक्शंस बहुत कम है,
लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। 10-10 हजार पेज के बुक्स है भाई, 2-2 हजार 3-3 हजार पेज की 3-3 4-4 वॉल्यूम पढ़नी पड़ती है हमारे को इंडस्ट्री में काम करने के लिए। फेमा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और एक चीज बता दो नॉलेज के लिए, अगर आपने फेमा पे कमांड बना ली ना तो आपको किसी बाकी लॉ पे कमांड बनाने की जरूरत नहीं है। फेमा अपने आप में इतना बड़ा एरिया है, लोग इसमें हाथ नहीं डालते, इतना रेमुनरेटिव एरिया है कि अगर आपको इस लॉ की नॉलेज समझ आ गई तो और किसी लॉ में जिंदगी में पैर डालने की जरूरत ही नहीं है, यही इतनी कमाई दे देगा। जो लोग फेमा में डील करते हैं, देयर अर्निंग्स इन करोड्स। तो फेमा की नॉलेज बहुत साउंड होनी चाहिए। अच्छा, इस लॉ में 49 सेक्शन है, टोटल में 49, और आपके कोर्स में पूरे नहीं है, आपको थोड़े बहुत ही पढ़ाए जा रहे हैं उसमें भी, और थोड़े बहुत आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाई जा रही है। लेकिन फेमा का जो मेन फोकस है ना, वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे ज्यादा है, सेक्शन में कम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फेमा जो है ना वो स्केलेटन अप्रोच पे बना है। किस पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे बना है। कुछ याद हो, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट भी किस पे बना था, कंपनीज एक्ट 2013 भी किस पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे बना है। किस पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे बना है, कंपनीज एक्ट 2013। कुछ याद है? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर 658 सेक्शंस थे, और कंपनीज एक्ट जब उसको रिप्लेस करके 2013 आया, 1956 वाले को रिप्लेस करके जब कंपनी एक्ट 2013 आया, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ओनली 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं। पुराने वाले में कितने थे? 658। नए वाले में कितने हैं? 470। इसका मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, अप्रोक्सीमेटली 200 सेक्शंस कम हो गए। और तुम्हें मैंने कंपनी लॉ में चीज बताई भी थी कि सेक्शंस जरूर कम हो गए लेकिन एक्ट छोटा नहीं हुआ, रूल्स ज्यादा बढ़ गए हैं। और स्केलेटन अप्रोच का मतलब क्या होता है जरा समझना, तुम्हें मैंने वैसे वहां बताया था, दोबारा याद दिला रहा हूं। क्या होता है जब कोई चीज सेक्शन में कम लिखी जाती है और रूल्स और रेगुलेशन में ज्यादा कर दी जाती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच। सेक्शन में बात कम लिखी, रूल्स एंड रेगुलेशन में ज्यादा। ऐसा क्यों करा जाता है जरा समझना। अच्छा, सेक्शंस किसके अंदर होते हैं? एक्ट के अंदर। एक्ट को कौन बनाती है? पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया तो उस एक्ट के अंदर अगर कोई सेक्शन को चेंज करना है तो सेक्शन को चेंज करने के लिए भी अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। और अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है वो भी अल्टीमेटली एक्ट है, तो फिर वापस बोथ द, और एक्ट आपको पता है कैसे बनता है, कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। अब तुम सोचो कि पार्लियामेंट वाला कितना बड़ा रूट है, और पार्लियामेंट साल में 12 महीने तो सेशन में बैठती नहीं है, पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं। तुम सोचो कि अगर किसी एक्ट को चेंज कराना कितना मुश्किल है, पार्लियामेंट के हाउसेस से अप्रूवल लेना, प्रेसिडेंट के सेंट दिलवाना, कई कई साल लग जाते हैं उन चीजों में। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ने कोई रूल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, रूल अगर उन्होंने बनाया तो चेंज करना उनको बड़ा आसान है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है कंपनी लॉ में, तो कंपनी लॉ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अगर कोई रूल बनाया, और अगर हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कोई रूल गलत बनाया है, उस रूल में कोई चेंज लेके आना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रूल को चेंज करने के लिए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वगैरह में नहीं जाना, वो खुद ही चेंज कर नोटिफाई कर देंगे और अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि हमने रूल चेंज कर दिया। इसका मतलब रूल्स वगैरह को चेंज करना आसान है, टाइम कम लगता है। तो इन्होंने क्या करा कंपनी लॉ में, जिन चीजों में उनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे उन चीजों को डाल दिया रूल्स में, और जहां लगता था चेंजेस कम आएंगे उन चीजों को उठाकर डाल दिया सेक्शंस में। ये कहां पे बात कर रहा हूं मैं? अभी कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं। उससे फायदा क्या हुआ? तो क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो डायनामिक है, एनवायरमेंट डायनामिक है तो हर बार चीजें चेंज होती रहती हैं, तो जो चीज चेंज होंगी तो उनको चेंज करना, टाइम टू टाइम चेंज इजीली कर सके, तो उन चीजों को उठाकर कहां डाल दिया? रूल्स में, ताकि इजीली चेंज हो जाएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, टाइम नहीं लगेगा कम, और जो कमियां हैं लॉ में वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वही चीज सेक्शन में होती तो चेंज कराने में टाइम लगता। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सेक्शन में कमियां नहीं है, तुम्हें पता है कंपनी एक्ट में कितने सारी अमेंडमेंट आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कोशिश क्या करी? रूल्स पे। अब तुम समझना, अब इसको ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करो। देखो, जब एक इंसान ग्रो कर जाता है, उसके 18-20 साल की उम्र हो जाती है, तो उसका जो स्केलेटन होता है अंदर का वो सेम रहता है, अंदर का स्केलेटन सेम रहता है, ऊपर की जो स्किन वगैरह, ऊपर की जो हमारा हिसाब किताब है, शरीर वगैरह, वो चेंज होता रहता है, उम्र के हिसाब से क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। सेम स्केलेटन अप्रोच का मतलब है जो अंदर की, जो मैंने बताया बॉडी जो है, स्केलेटन जो है, उसको मान लो सेक्शंस, और जो रूल्स हैं उनको मान लो ये ऊपर की स्किन। इसका मतलब सेक्शंस जो है वो सेम रहेंगे लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहेंगे, टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो स्केलेटन अप्रोच के अंदर सेक्शंस भी चेंज होंगे, लेकिन उन्होंने फोकस क्या करा जान के कि जिन चीजों में चेंजेस कम होंगे, लगता है कि चेंजेस की चांस कम है, उनको उठा के डालो सेक्शंस में, जहां चेंजेस की चांस ज्यादा लगते हैं उनको उठा के डालो रूल्स में। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा, फेमा भी स्केलेटन अप्रोच पे बेस्ड है। खाली टोटल में इन्होंने 49 सेक्शन ही रखे, इन्होंने रखा है कि जिन जगहों पे चेंजेस कम आएंगे उनको उठाकर डाल दूंगा सेक्शन में, जहां लगता है डेली बेस पे चेंज आएंगे उनको उठाकर कहां डालो?
रूल्स एंड रेगुलेशन में डालो, ताकि अगर डेली बेस पे चेंज आएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनको चेंज करना आसान है। तो स्केलेटल अप्रोच समझ आ गया। तो कंपनीज एक्ट में, सॉरी, फेमा के अंदर टोटल में कितने सेक्शन है? 49। अब तुम्हारे को जरा एक चीज समझा दूं, फेमा के अंदर ना एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, दो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। अच्छा देखो, तुम्हें याद होगा ना, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ बनाने वाली बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। लॉ और फेमा भी किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। और सेम वहां पे कंपनी लॉ भी किसने बनाया? पार्लियामेंट। एक्ट तो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो उस लॉ को चलाने में हेल्प कर रही है। जैसे कंपनी लॉ में एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी लॉ के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी लॉ से रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आरओसी भी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल लो, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल लो, जो कंपनी लॉ को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक के सारे फॉर्म फाइलिंग कहां होती है? आरओसी के पास। तो सेम यहां पे अगर मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करूं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया फेमा में टोटल में कितने सेक्शंस हैं? टोटल में 49 सेक्शंस हैं। ठीक, इन टोटल 49 सेक्शंस में दो सेक्शनों की मैं बात करने जा रहा हूं। एक है सेक्शन 46 और एक है सेक्शन 47। एक है सेक्शन 46 और एक है सेक्शन 47। अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो सेक्शन 46 में, फेमा के सेक्शन 46 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जब मैं देखो, जब कंपनी लॉ में हम वर्ड यूज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तुम्हें मैंने बताया था कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम बोलते हैं कि कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ में जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब हम फेमा की बात करें, तो फेमा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो फेमा है, फेमा लॉ का सेक्शन 46 सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पावर देता है टू मेक रूल्स, टू मेक रूल्स। इसका मतलब एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, एक्ट में क्या थे? सेक्शंस। उस एक्ट के सेक्शंस जो है उनसे रिलेटेड जो रूल्स बनाएगी वो कौन बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसी एक्ट का इस टोटल में 49 सेक्शंस हैं। फेमा का ही सेक्शन 47 है। ये हम सेक्शन 49 सेक्शंस किसके हैं? फेमा के। फेमा का ही सेक्शन 47 है, और सेक्शन 47 पावर दे रहा है आरबीआई को टू मेक रेगुलेशंस, टू मेक रेगुलेशंस। क्योंकि इन चीजों का बार बार डिस्कस होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे रूल बनाएगी, आरबीआई आने वाले टाइम पे रेगुलेशंस बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि आरबीआई का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है। तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम बोल रहे हैं तो वहां पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उसका काम क्या है? सेक्स से रिलेटेड रूल्स बनाना। और आरबीआई का काम क्या है? सेक्स से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना। ये बात समझ आती है? अच्छा, रूल बनाने की पावर इस एक्ट के किस सेक्शन ने दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेक्शन 46 ने। रेगुलेशन बनाने की पावर इस एक्ट के किस सेक्शन ने दी है आरबीआई को? सेक्शन 47 ने। इसके अलावा, और ये दोनों बॉडीज कौन सी बॉडीज हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये दोनों कौन सी बॉडीज हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब जो इस एक्ट को चलाने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर इन एडिशन एक बॉडी और है, और उस बॉडी का नाम क्या है? एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी है, और इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलती। जैसे पुलिस को रिश्वत दे दी, मिनिस्टर नेता लोगों की रिश्वत सेटिंग करवा दी, वहां से अप्रोच लगवा दी, यहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा बेटा। अंदर तो अंदर। इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल लो या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बोल लो। इसके दो नाम है, मैंने लिखे थे मैं। डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट, वही मैंने बोला ना, या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल लो या डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट बोल लो, बात एक ही है, बात एक ही। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉडी है। एक बार अगर किसी को नोटिस भेज देना, अगर, और कब एक्शन लेती है, इंक्वायरी कब करती है? जब फेमा में अगर डाउट है कि किसी बंदे ने फेमा के प्रोविजंस को वायलेट करा है। फेमा कब लगता है? जब इंटरनेशनल एंगल आता है कि एक ट्रांजेक्शन इंडिया से हो रही है, बाहर से एक इंडियन लोगों की इन्वॉल्वमेंट और बाहर वालों की, या इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा हो। दूसरी चीज, क्या फेमा मेन लॉ है या एडिशनल लॉ? एडिशनल लॉ है। ये बात समझ आती है? ये सारी बातें हो गई क्लियर। अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर समझ आएगा।
और मैं तुम्हारे को ना पहले सीधा ऊपर वाला पैराग्राफ सब पढ़वाऊंगा, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है सब पढ़वाऊंगा। अभी मैं तुम्हारे को पहले थोड़ा सा ना इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस एक्ट के किसके बारे में बात करने जा रहा हूं? ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने जा रहा हूं, और देखते हैं क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, ऑल्दो मैंने तुम्हें दिखाया कि ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें अभी छुड़वा दी हैं, ये रही। थोड़ा सा पहले मैं ऑब्जेक्टिव पे करवा दूं, इसके ऊपर बात कर लो। ऑब्जेक्टिव ऐसे मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं, फिर देखते हैं क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट करोगे तो इंडिया से फॉरेन करेंसी जाएगी, एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से पैसा आएगा, उसको हम बोलेंगे पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट। तो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड को कह रहा है कि एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, एंड पेमेंट्स को, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। तुमने बाहर से पैसा आ रहा है या इधर से बाहर पैसा जा रहा है, तो वो लीगली आए, इलीगली ना आए, और लीगली किस रूट से आएगा, फेमा फॉलो करना पड़ेगा। तो फेमा के थ्रू पैसा लीगली आ जाए इंडिया में, क्योंकि देखो अगर बाहर से कोई चीज इंडिया में एंटर कर रही है तो लॉ लगेंगे, वो लॉ ढंग से फॉलो हो जाए, उसके लिए लाया गया फेमा, ताकि फेमा को आप फॉलो करके उस ट्रांजैक्शन को क्या बना दो, लीगल बना दो। अगर तुम बिना फेमा को फॉलो करे लॉ पैसा घुमा कर लाओगे तो उसको हम 2 नंबर का पैसा बोलेंगे, ब्लैक मनी। लेकिन अगर वही तुम 1 नंबर के थ्रू लेके आओगे पैसा, लॉ फॉलो करके लाओगे, तो उसको हम ब्लैक मनी नहीं बोलेंगे, उसको व्हाइट मनी बोलेंगे। ऑल्दो ब्लैक मनी इंडियन कंटेक्स्ट में तो हम उसको बोलते हैं जिसपे टैक्स नहीं पे किया होता, लेकिन वो ब्लैक मनी जिसपे आपका टैक्स पे करना बनता है, अगर आपने टैक्स पे नहीं करा तो ब्लैक मनी है। लेकिन कोई ऐसा पैसा जो बाहर से आ रहा है और आपने उसके ऊपर अगर ढंग से लॉ फॉलो करके नहीं मंगवाया, दूसरे रूट से मंगवाया, तो उस केस के अंदर हम उसे भी ब्लैक मनी बोलते हैं। तो कहता है कि ऐसा ना हो, तो ये फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मीन सपोर्ट सिस्टम है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जितना पैसा बाहर से आ रहा है, इतना इंडिया से जा रहा है, वो लीगली आए और लीगली जाए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट, एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट्स इन इंडिया। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया का मतलब समझ आता है? फॉरेन मार्केट का मतलब है यहाँ पे फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगा रहे थे, इंडियन मार्केट डेवलप होगी। अभी मैंने बताया जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में पैसा इंडिया में आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, उतना हमारे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, और जितना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा उतना इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो होगी, उतना इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी। अब एक चीज समझना, तुमने देखा होगा कभी एक शब्द सुना हो, एफडीआई सुना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझना इसका मतलब क्या होता है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रहा है, अच्छा इक्विटी शेयर्स में इस कंपनी के लगा रहा है, इसका मतलब ये कंपनी उसको शेयर्स इशू करेगी और बदले में उसने क्या लगाया, इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, तो इसको हम बोलते हैं एफडीआई। इसे हम क्या बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर के लोग इंडियन कंपनी की इक्विटी में पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब बाहर से पैसा आ रहा है तो किसकी फॉर्म में आ रहा होगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आ रहा होगा। अच्छा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आ रहा है, इसका इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। इसका मतलब जितनी ज्यादा कंपनियां, जितने ज्यादा लोग बाहर के इंडिया में पैसा लगाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन मार्केट बढ़ रही है। फॉरेन मार्केट बढ़ने का मतलब क्या, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और इंडिया की फॉरेन मार्केट ग्रो हो रही है। एक होती है डेवलपमेंट, एक होती है ऑर्डरली डेवलपमेंट। जरा अब इसका मतलब समझना, एक होती है डेवलपमेंट, एक होती है ऑर्डरली डेवलपमेंट। अब इसका ना समझना, तुम्हारे पास पहले साल इंडिया में 10 करोड़ रुपए की एफडीआई आई। मान लो इंडिया में पहले साल 10 करोड़ की एफडीआई, मतलब बाहर से पैसा इंडिया में 10 करोड़ रुपए का आया। अगले साल 12 करोड़ रुपए की एफडीआई आई इंडिया में, उससे अगले साल 16 करोड़ रुपए की एफडीआई आई इंडिया में। इसका मतलब ये डेवलप भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, इंडिया में एफडीआई का पैसा बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, और ऑर्डरली हो रही है, सीक्वेंस में बढ़ रहा है। मतलब पहले से ज्यादा, मतलब ऑर्डरली, मतलब आप नीचे नहीं गिर रहे, आप ऑर्डर में चल रहे हो। एक आप देखो बचपन में होता है ना, तुम लोग पहले थर्ड आए, देन तुम सेकंड आए, देन फर्स्ट आए, तुम ग्रो तो कर रहे हो, ऑर्डरली ग्रो कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं ऑर्डरली डेवलपमेंट। लेकिन केस 2, तुम्हारे पास पहले इंडिया में आया 10 करोड़ एफडीआई की फॉर्म में, अगले साल आया 6 करोड़ एफडीआई में, अगले साल आ गया 8 करोड़ एफडीआई की फॉर्म में।
इसका मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है, बाहर से फॉरेन मार्केट से पैसा तो आ रहा है, इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, बाहर के लोगों का पैसा तो आ रहा है, लेकिन ऑर्डरली नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही, सीक्वेंस में नहीं चल रहा, वो ऊपर ऊपर नहीं बढ़ रहा, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डरली डेवलपमेंट में नहीं आ रही है। ये क्या नहीं आ रही? ऑर्डरली डेवलपमेंट में नहीं आ रही। लेकिन ये क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज फेमा का काम क्या है कि डेवलपमेंट ऑर्डरली हो, मतलब ये बेसिकली हेल्प करेगा आपको ऑर्डरली डेवलपमेंट कराने में, तुम आगे बढ़ोगे कि पैसा धीरे धीरे ग्रो ही करे अगर आ रहा है तो। एक होती है, एंड साथ में कह रहा है मेंटेनेंस होना, साथ में क्या कह रहा है, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट इंडिया। खाली डेवलप नहीं करना, मेंटेन भी करके रखना है, मेंटेन भी करके रखना है। जैसे एक बात समझो, जरा समझना, एक होता है तुम बचपन में थर्ड आए, मान लो तुम 6th क्लास में थर्ड आए, तुम 7th क्लास में थर्ड आए, तुम 8th क्लास के अंदर फर्स्ट आ गए, इसका मतलब तुम्हारी डेवलपमेंट भी हो रही है और ऑर्डरली भी हो रही है। लेकिन केस 2, तुम बचपन से नालायक थे, तुम एकदम से, तुम अभी आज तक कभी कोई तुम्हारी पोजीशन ही नहीं आई थी, तुम्हारी 8th क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन आ गई। और जब पहली बार फर्स्ट पोजीशन आएगी ना, तो तुम्हारी डेवलपमेंट हो गई, तुम्हारी डेवलपमेंट तो हो गई क्योंकि तुम नीचे से उठ के आए ऊपर, तो डेवलपमेंट तो हो गई। लेकिन अगर तुम इस बार फर्स्ट आए और अगर अगली बार फिर फेल हो गए, अगले साल 8th क्लास में फर्स्ट आए तुम और 9th क्लास में फेल हो गए, या 9th क्लास में अगर कोई डिवीजन नहीं आई, तो लोग क्या बोलेंगे, हो सकता है तुक्का लग गया होगा, हो सकता है क्या हो गया, तुक्का लग गया होगा। इसका मतलब सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है, सक्सेस पाकर उसको मेंटेन करना मुश्किल है। सेम, खाली आपको डेवलप नहीं करनी, मार्केट ग्रो नहीं करना, डेवलपमेंट करने के बाद उसको मेंटेन भी करके रखना कि इससे नीचे नहीं आओगे, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखोगे, इससे नीचे नहीं आओगे। तो सेम, इंडिया में अगर पैसा बाहर की मार्केट से आ रहा है, तो हमें ये ट्राई करना है कि अगर वो ग्रो नहीं हो रहा तो कम से कम डाउन भी ना हो, एक मेंटेन रहे, एक लेवल पे मेंटेन रहे। और अगर ग्रोथ हो रही है तो हम बोलेंगे क्या, ऑर्डरली डेवलपमेंट। ये फर्क समझ आ गया? तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ऐसे मेंटेन करके चलना है। एक एक शब्दों पे फोकस करोगे ना तो मजा आ जाएगा, एक एक वर्ड पे खेलना है। लॉ में कहते कोई वर्ड लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है, ये बात समझ आती है। और आगे आते हैं। अच्छा, thus the approach of FERA is radically different from FEMA। FERA FEMA से डिफरेंट है, अब तुम्हें पता है। फ्रॉम कंजर्वेशन टू फैसिलिटेशन, फेरा क्या कहता था, कंजर्व करके रखो पैसे को, लेकिन ये क्या कहता है, फैसिलिटेट करके रखो। फैसिलिटेट करो मींस लोगों को प्रोवाइड करो, कंजर्व दबाकर मत रखो, ट्रेड करो उस पैसे से, खेलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। एंड फ्रॉम कंट्रोल एंड रेगुलेशन टू फ्रॉम कंट्रोल एंड रेगुलेशन टू मैनेजमेंट। फेरा क्या करता था, कंट्रोल करता था, आप पे दबाव डालता था। ये क्या बोलता है, हम मैनेज करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे, अपने हिसाब से काम करो, कोई परेशानी हो तुमसे पूछना। नेक्स्ट, फर्दर फेमा इज अ सिविल लॉ। फेमा क्या है, सिविल लॉ। और सिविल लॉ का मतलब क्या है, एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर फेमा इज ऑन द एनफोर्समेंट एजेंसी। एनफोर्समेंट एजेंसी का मतलब क्या, ईडी। अगर इसका मतलब फेमा सिविल लॉ है और अगर इसके अंदर इस एक्ट में किसी ने कोई गलत करा, इस एक्ट में किसी की अगर किसी ने कोई वायलेशन करी है, तो वो बंदा गलत है या नहीं, वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, फेमा की एजेंसी के ऊपर है, ईडी के ऊपर है। मतलब सामने वाले बंदे पे बर्डन नहीं है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा वो जेन्युइन है या नहीं, ईडी पे बर्डन है कि वो प्रूव करे कि ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं। एंड नॉट द इंप्लीकेटेड अनलाइक फेरा। लेकिन ये कह रहा है ऐसा फेरा में नहीं होता था। फेरा में तो क्या था, एक बार इसको पकड़ लिया, हम उसी को क्रिमिनल मानते थे, उसे प्रूव करना था जेन्युइन है या नहीं। लेकिन हम फेमा में क्या करते हैं, हम जिसे पकड़ते हैं तो हम उसे क्रिमिनल नहीं मानते, हम प्रूव करते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं। हम तो अभी उसे जेन्युइन नहीं मान के चलेंगे। लेकिन उल्टा क्या है, उल्टा क्या है, फेरा में क्या होता है, हम पहले ही क्रिमिनल मानते थे, उस बेचारे को अपने आप को जेन्युइन प्रूव करना पड़ता था। नीचे क्या आता है, आरबीआई इज द ओवरऑल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फेमा। ओवरऑल इस एक्ट को, फेमा के जितने भी मैटर्स है, फॉरेन एक्सचेंज के जितने मैटर्स को कंट्रोल कौन करेगा, तो आरबीआई कंट्रोल करेगा। जैसे लिस्टेड कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। लिस्टेड कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। लिस्टेड कंपनी का रेगुलेटर कौन है, सेबी। लिस्टेड कंपनी की रेगुलेशंस कौन बनाता है, सेबी। सेम इसीलिए फॉरेन फेमा से मैटर्स रिलेटेड जो कंट्रोल कौन करता है, फेमा का रेगुलेटर, फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस भी कौन बनाता है, आरबीआई। In addition to RBI, Directorate of Enforcement has also been formed for implementation of FEMA। और इस एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसको ईडी बोलते हैं, जो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। अब तुम्हारे को पता है इंप्लीमेंट करने में हेल्प करने का मतलब क्या है, इस एक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। और आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, इस एक्ट में कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसका ध्यान वो रखेगी, इंक्वायरी वगैरह वो करेगी सारी। नीचे, इट में बी नोटेड दैट फेमा 99 कंटेन्स ओनली बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। फेमा में खाली बेसिक फ्रेमवर्क है। सेक्शन 46 ऑफ फेमा, टोटल फेमा कितने सेक्शंस है, 49। और उसमें से एक 46 सेक्शन है फेमा का, वो क्या करता है, ऑथराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अभी मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि टोटल में फेमा 49 सेक्शंस हैं और उसमें सेक्शन 46 सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर रहा है टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब भी हम इस एक्ट में सीजी बोले, सीजी का मतलब क्या है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड सेक्शन 47 ऑथराइजेस आरबीआई टू मेक रेगुलेशंस। आ गई बात। और रेगुलेशंस इस एक्ट से रिलेटेड कौन बनाएगा? आरबीआई। तो रूल्स बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेगुलेशन कौन बनाएगा? आरबीआई। रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहां से आई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, सेक्शन 46 से इस एक्ट के। और रेगुलेशन बनाने की पावर आरबीआई पे कहां से है? इस एक्ट के सेक्शन 47 से। अकॉर्डिंगली the central government has issued number of rules and RBI has issued number of regulations for various purposes. The principal aspects are covered by rules and regulation. अभी तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन में भी क्या फर्क होता है अभी आगे जाके समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो डेलीगेटेड बॉडीज होती है ना, डेलीगेटेड बॉडीज मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पावर डेलीगेट करी है, तो वो बनाती है रूल्स। और जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो रेगुलेट कर रहे हैं, तो रेगुलेटर से बना रेगुलेशंस। रेगुलेटर क्या बनाते हैं? रेगुलेशंस। ये बात समझ आ गई। अब ऊपर चलते हैं वापस। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब तुम्हारे को मैंने इसका बेस समझा दिया, अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या है इसका इंट्रोडक्शन, जरा समझो। आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर संविधान है, सबसे ऊपर क्या है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, राइट? तो वो क्या कह रहा है? अंडर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in the union list in the 7th schedule। कुछ याद हो तो एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक शेड्यूल 7 है, उसके अंदर 3 लिस्ट है अगर याद हो तो। लिस्ट 1 इसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्ट 2 इसको हम स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं, एंड लिस्ट 3 इसे हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं। और लॉ कहता है, यूनियन लिस्ट का मतलब नाम से क्लियर है, सेंटर। इस लिस्ट में वो वाले लॉ आते हैं जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, जैसे एग्जांपल कंपनी लॉ इसी लिस्ट का पार्ट है। कंपनी लॉ पूरे इंडिया पे लगता है, स्टेट के हिसाब से थोड़ी लगता है, पूरे इंडिया के हिसाब से लगता है। फेमा भी स्टेट के हिसाब से लगता है, पूरे इंडिया के हिसाब से लगता है। फेमा भी इसी लॉ का पार्ट है, इसी लिस्ट का पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी इसी लिस्ट का पार्ट है, वो भी पूरे इंडिया पे लगता है। तो जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं वो इस लिस्ट के पार्ट है, यूनियन लिस्ट। और लॉ कहता है यूनियन लिस्ट के अंदर ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। ओनली पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। और स्टेट लिस्ट के अंदर ओनली, अच्छा पार्लियामेंट का मतलब जब हम बोले तो पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, कुछ याद हो? लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका मतलब लिस्ट 1 में पार्लियामेंट लॉ बनाती है और पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, इसके अंदर ओनली स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, कुछ लोग गलत सिखाते हैं, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती नहीं है, लॉ चलाती है। गवर्नमेंट इज नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, गवर्नमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेचर आर द लॉ मेकिंग बॉडी। और लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया एक्ट की फॉर्म में। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। उन सेक्शंस को चलाया कैसे जाएगा, वो कैसे चलाने की बात कहां लिखी जाती है? रूल्स में। और रूल कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तुमने देखा रूल कौन बना रही थी? गवर्नमेंट। जैसे इस एक्ट के अंदर भी एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, तो इसका मतलब लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। लेकिन उसको एक्ट को चलाया कैसे जा रहा है? रूल्स की फॉर्म में। और चला कौन रहा है? रूल्स कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट लॉ मेकिंग बॉडी। इसका मतलब गवर्नमेंट जो होती है दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट लॉ मेकिंग बॉडी। और लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर कौन आती है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पढ़ा होगा ना 9th 10th में स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमारे 3 चीजें होती है हमारे इंडिया में, एक होती है लेजिस्लेचर्स, एक होते हैं एग्जेक्टिव्स, एक होते हैं जुडिशियरीज, जुडिशियल बॉडीज। तो लेजिस्लेचर्स के अंदर आ गए लॉ मेकर्स, जिसमें आते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आ गए जो जो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सब एग्जीक्यूटिव, एग्जांपल गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, वो सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। जुडिशरी के अंदर कौन आते हैं? कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, वो सब कहां आते हैं? जुडिशरी के अंदर। अब आता है लिस्ट 3, नहीं सॉरी लिस्ट 2। इसके अंदर लॉ कौन बनाती है? जैसे ओनली स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें लॉ कौन बनाती है? ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज। और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद।
विधानसभा एंड विधान परिषद। और इस लिस्ट में वो वाले मैटर आते हैं जहां पे जो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे आपको पता वो वैट था, वैट वो हर स्टेट टू स्टेट अलग होता था। अब तो वैट ने जीएसटी हो गया, पहले हर स्टेट टू स्टेट अलग होता था। और अब उसमें भी अब एसजीएसटी जो है वो हर स्टेट टू स्टेट अलग है, एसजीएसटी। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम्हारे को पता हो स्टैंप ड्यूटी का मैटर, स्टैंप एक्ट जो है वो हर स्टेट टू स्टेट अलग होता है। हर स्टेट का स्टैंप एक मैटर ऑफ स्टेट है और हर स्टेट का स्टैंप ड्यूटी अलग लगती है, तो वो भी लिस्ट 2 में आता है। देन लिस्ट 3 आती है, वो होती है कंकरेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जहां पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें समझाना नहीं था, तो लीन लिस्ट समझ आ गई। अभी ये किसकी बात कर रहा है, कह रहा है जो ये जो मैटर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, वो लिस्ट 1 का मैटर है। किसका मैटर है, लिस्ट 1 का। और लिस्ट 1 में जो लॉ बनाया है, लिस्ट 1 में लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लिस्ट 1 में पावर दी गई है 7 शेड्यूल में। और कह रहा है उसके अंदर लिस्ट 1 के अंदर बड़ी सारी एंट्रीज दी गई हैं। एंट्रीज का मतलब है इन मैटर्स पे लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। तो एंट्री नंबर 6 का मतलब ये एक मैटर है और इस मैटर पे लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। सेम एंट्री नंबर 36 भी क्या है, एक मैटर है और इस मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। तो अब जरा देखो एंट्री 6 और ये जो सारी एंट्रीज दी हुई है 16, 36, 37, 41, ये वो सारी एंट्रीज है जो फॉरेन एक्सचेंज मैटर से डील करती है। किससे डील करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैटर से। और ये सारी एंट्रीज किसके अंदर आ रही है, लिस्ट 1 में आ रही है। तो मतलब इन सारे मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बना रहा होगा, पार्लियामेंट। क्योंकि लिस्ट 1 में लॉ कौन बनाती है, यूनियन लिस्ट है। लिस्ट 1 मींस यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट का लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। तो कहता है एंट्री नंबर 16 क्या है, जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में डील करती है कि हम किस किस कंट्री को फॉरेन जुरिस्डिक्शन में गिनेंगे, किस किस कंट्री को नहीं गिनेंगे। क्योंकि ना इसमें भी जुरिस्डिक्शन मतलब तो दायरा, क्योंकि अभी फेमा जब तुम पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा तुम किस कंट्री से डीलिंग कर सकते हो, किस कंट्री से डीलिंग नहीं कर सकते। तो कौन कौन हमारी जुरिस्डिक्शन में आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, वो भी देखना है। करेंसी कैसे आएगी, लीगल टेंडर वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लोन्स कैसे लिए जाएंगे, ट्रेड कैसे होगा बाहर वाली कंट्री से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, वो सब कहां लिखा हुआ है इसके अंदर। ये फ्रंटियर्स वगैरह क्या होते हैं, एक्सपोर्ट फ्रंटियर्स का, एक्सपोर्ट फ्रंटियर तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, लेकिन स्टिल ये सब चीजें क्या होती हैं इनके बारे में वो कह रहा है। इन सबसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। तो अभी नीचे यहाँ पे तो बेसिक इंट्रो दे रहा है कि जब कोई बिजनेस इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और या एक्सपोर्ट करते हैं, तो जैसे इंडिया से बाहर पैसा जाएगा या बाहर से इंडिया पैसा आएगा तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो उसमें क्या लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। कहता है अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, बाहर से पैसा आएगा फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। तो कहता है वो कैसे पैसा आएगा, कितना भेजना है, कितना मंगाना है, कितने हिसाब से ट्रांजेक्शन करनी है, कितनी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, सबको मैनेज कौन करेगा, ये एक्ट मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट डेज, क्योंकि आज के दिन में आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही है, इंडिया की कंपनीज बाहर जा रही हैं। तो आज के टाइम पे फेमा की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि पैसा इंडिया में जब भी आएगा फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में तो ये लगेगा। ये ऊपर बैकग्राउंड दे रहे कि पहले फेरा था वगैरह, फेरा वगैरह कैसे आया। फेरा 1973 में तो रिपील करा गया और उसके बाद फिर फेमा आया गया। और फेमा आ तो कह रहा है 1999 में गया था, लेकिन वो इफेक्टिव कब से हुआ था, जून 1 2000 सन 2000 से, जून 1 2000 से। और फेमा का मेन एम्फेसिस क्या था, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। तो मैं समझा ही चुका हूं ये सब। बस आज की बात आज यहीं तक रखते हैं। एक्सटेंट और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इस एक्ट के बस अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रखना। आई होप आपको इस लेक्चर का बेस क्लियर हुआ होगा। और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।